हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स हो। आज है आपकी 13 मार्च और 12 मार्च तक के आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट्स के न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज मैंने उनको इस लेक्चर में लिया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप ISSF 2020 का जो विश्व कप है, ये 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच में 2022 तक हुआ। कहाँ हुआ? ये मिस्र की राजधानी काहिरा में। और भारत ने इसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य समेत कुछ 7 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 7। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने फर्स्ट पोजीशन इसमें स्टैंड किया है। तो ये हो गया आपका। दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? फ्रांस। तो हमको इसमें ये देखना है कि 4 स्वर्ण प्राप्त किए हैं, 1 रजत प्राप्त किया है और 2 आपके कांस्य पदक जीतकर इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन इसमें प्राप्त की है। भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जो जीता वो सौरभ चौधरी, ये हैं सौरभ चौधरी, और इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। अन्य खिलाड़ियां जैसे अनीश भानवाला, गुरप्रीत सिंह, भावेश शेखावत, निवंथा परमानाथन, ईशा सिंह, ये ईशा सिंह है आपकी, रुचिरा विनकर, राही सरनोबत, रिदम सांगवान इत्यादि रही। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का विश्व कप जो राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ, उसमें भारत 7 पदकों के साथ, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक रहे, उसमें प्रथम पोजीशन प्राप्त की। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष, और इसे कहिए आपका कि सघन मिशन इंद्रधनुष। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 7 मार्च से IMI 4.0 स्टार्ट हुआ है, यानी कि मिशन इंद्रधनुष का 4th चरण अभी स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिशन इंद्रधनुष है क्या। मिशन इंद्रधनुष एक पूर्ण टीकाकरण का अभियान है। पूर्ण टीकाकरण के अभियान से मतलब है कि इसमें 2 वर्ष तक के बच्चे और आपकी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को आप जानते हैं कि 3 एंटीनेटल केयर, यानी कि ANC बोलते हैं, 3 एंटीनेटल केयर विजिट डॉक्टर के पास मस्ट की हुई है, और ये सब सरकारी अस्पतालों में होता है। तो वहां पे उसको एटलीस्ट 2 टिटनेस के टीके लगते हैं। एक सेफ प्रेगनेंसी के लिए इट इज कंपल्सरी कि उसको 3 ANC उसकी विजिट हो जाए और 2 उसको टिटनेस के टीके लग जाएं। इसी तरीके से 2 वर्ष के बच्चों को लगभग 12 प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। तो अभी कोविड वैक्सीनेशन इतना चल रहा था और ड्यू टू कोविड ये अभी क्या था, हमारा एक रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, नियमित कार्यक्रम, उसमें ये बंद था। इसको और इंटेंसिफाई करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0, इससे पहले 1, 2, 3 हमारे हो चुके हैं, तो 4.0 को 7 मार्च 2022 से स्टार्ट किया गया है। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। मिशन इंद्रधनुष एक पूर्ण टीकाकरण अभियान है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुई। इसकी शुरुआत कब हुई है? दिसंबर 2014 से हुई है। शुरू में इसमें 7 बीमारियों के पूर्ण टीकाकरण से आच्छादन था, लेकिन वर्तमान में मैंने बताया था आपको कि 12 बीमारियों के बचाव के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करने के लिए मिशन इंद्रधनुष आपका जब 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ, क्रिसमस वाले दिन से 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ आपका। उसके बाद इसको मिशन इंद्रधनुष के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात अक्टूबर 2017 से इसका नाम बदल के क्या किया गया, इसको और इंटेंसिफाई करने के लिए और तेज करने के लिए इसको क्या किया गया, 2017 में सघन मिशन इंद्रधनुष किया गया। अब सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 7 मार्च 2022 से की गई है। इसमें कोविड-19 में नियमित टीकाकरण से बचे हुए बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में टीकाकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1978 से हुई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1978 से भारत में EIP एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब होता है आपका टीकाकरण।
प्रोग्राम, इसका 1978 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद इस 1978 को और अच्छा किया गया और इसको 1985 में यूआईपी किया गया। इसको सार्वभौमिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, या इसको बोलते हैं सार्वभौमिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर मिशन इंद्रधनुष आया, मिशन इंद्रधनुष के बाद सघन मिशन इंद्रधनुष आया, और सघन मिशन इंद्रधनुष में 4.0 इस समय हम चल रहे हैं। इस समय अभी क्या है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 इस समय हुआ है। इसके अनुसार 90.5 कवरेज के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 90.5% कवरेज के साथ उड़ीसा पूर्ण टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय स्तर पर सूची में प्रथम स्थान पर है। कौन फर्स्ट पोजीशन पे है इस समय? राज्य उड़ीसा। और ये कौन सा सर्वेक्षण कह रहा है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। और ये कौन सा सर्वेक्षण है आपका? 5th नंबर का। तो ये पूछ लिया जाता है, ये तो उड़ीसा आपको पता ही है, फर्स्ट पोजीशन पर उड़ीसा है। और ये कौन सा चरण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4.0। तो ये, और ये आपके यहाँ इम्यूनाइजेशन की शुरुआत कब हुई है? 1978 में। 1985 में इसको यूआईपी बना दिया गया। तो 1978 याद रख सकते हैं आप कि इम्यूनाइजेशन 1978 से इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो ये था आपका मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए अभी आ रही है। अभी ये क्या था कि ये पाल दादभाव नरसंहार एक हुआ था और इसको 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। और 100 ईयर्स कंप्लीट होने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पाल दादवा भी एक जगह है। ये कहाँ पे है? अभी वर्तमान में गुजरात के साबरकांठा जिला है, वहां पे है। देखिए 1922 में 7 मार्च 1922 को एक वहां आंदोलन हुआ था, एक ही आंदोलन में हीर नदी के किनारे पर एक वहां पे नेता हुए थे, मोतीलाल तेजावत, किसान नेता थे। वहां क्या हुआ था कि भू राजस्व कर में बढ़ोतरी की गई थी। इसी के विरोध में वहां पर उन्होंने एक आंदोलन की कॉल हुई थी, एक ही आंदोलन की, और वहां मोतीलाल तेजावत जी थे। तो इस कॉल में के विरोध में अंग्रेजों ने क्या किया था, और सबसे ज्यादा इसमें कौन थे? भील लोग थे, आदिवासी लोग थे। तो आदिवासी, कम से कम 1200 आदिवासियों को, गुजरात सरकार का कहना है कि 1200 आदिवासी क्रांतिकारियों की इसमें हत्या की गई थी। गुजरात सरकार ये कहती है कि ये जलियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड था, जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड था, क्योंकि जलियांवाला बाग में जनरल डायर का जो फिगर है वो लगभग 500 से 1000 लोगों का जाता है, और यहाँ 1200 आदिवासियों की हत्या की गई थी। तो 7 मार्च 2022 को इस घटना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 7 मार्च 1922 को यह घटना घटी थी। अभी देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है कि 26 जनवरी जो 2022 में हमारी जो गणतंत्र दिवस में परेड जो होती है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अपनी झांकियां निकालते हैं। और इन झांकियों में इस समय, इस बार जो था वो गुजरात की जो झांकी थी, जो गुजरात की झांकी थी वो क्या थी? उसमें पाल दादवा हत्याकांड को शो करती हुई, प्रदर्शित करती हुई उस झांकी को उन्होंने रखा था, है ना। तो ये देखिए, ये झांकी है और ये एक प्रिडिक्ट है, ये न्यूज 18 ने दिखाया गुजराती। तो ये वहां का एक जो इनका स्मृति वहां बनी हुई है, वहां की एक ये कैसे डिपिक्ट किया गया है स्टोन कार्विंग करके। और ये गुजरात का झांकी है। गुजरात में तो ये आदिवासी जो पाल दादो नरसंहार हुआ था उसके 100 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ है, गुजरात में है, किस जिले में है, इतने में है। और ये मोतीलाल तेजावत जी को याद रखना है, एक ही आंदोलन, हीर नदी का तट। तो इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका न्यूज परम गंगा। परम गंगा, देखिए परम गंगा क्या है? परम गंगा हमारा जो सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत, सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत सीडैक, सीडैक क्या है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। बाकी अन्य 12 जगह पे भी इसके केंद्र हैं। सीडैक द्वारा डिजाइन एवं कमीशन किया गया है। और ये कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी रुड़की में। इसकी क्षमता कितनी है ये याद रखिएगा, 1.66 पेटाफ्लॉप। सुपर कंप्यूटर्स जितने भी होते हैं उनकी जो गणना की जाती है वो पेटाफ्लॉप्स में की जाती है। पेटाफ्लॉप्स 10⁻15, है ना। और फ्लॉप्स क्या होता है कि वो कितने ऑपरेटिंग पर सेकंड कर रहे हैं, है ना। तो वो होता है पेटाफ्लॉप्स, पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड, है ना, पेटा
पेटा फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है पेटा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेटिंग पर सेकेंड, है। तो इसको राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत कहाँ पे सीटेक ने डिजाइन किया है और इसको स्टेब्लिश कहाँ किया गया है, परम गंगा में। तो पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्टेब्लिश आईआईटी रुड़की। ये फिगर इमेजेस आपके रीड करने में थोड़ा सा और मेमोराइज करने में हेल्पफुल होती है, इसलिए मैं डाल देता हूँ। परम गंगा ए मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर हैज बीन डिप्लॉयड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा परम गंगा को। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक निगम, एक कंपनी की स्थापना हुई है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। ये है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, एनएलएमसी। इसको राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री जी ने 2021-22 में इसको प्रस्तावित किया था अपने बजट भाषण में, और ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में कार्य करेगी। ये किसमें, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग में, और इसकी इनिशियल जो कैपिटल होगी वो 5,000 करोड़ होगी, है ना। इसका मुख्य कार्य क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए जितनी भी हमारी सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं या फिर और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास क्या है ना, उनके पास अतिरिक्त भूमियां पड़ी हुई हैं जिनका कोई भी यूज नहीं हो रहा है या फिर उनका बहुत कम यूज हो रहा है। तो ये लोग क्या करेगा, ये कंपनी क्या करेगी, उनका ठीक ठीक मोनेटाइजेशन, उनकी सही सही कीमत का आकलन करेगी। मोनेटाइजेशन का मोटा मोटा मतलब समझिए, कीमत का जो आज की रेट में जो उनकी कीमत है उसका ठीक ठीक आकलन करेंगे, और उस कीमत के आकलन के पश्चात उसके बाद ये लोग क्या करेंगे कि उसको निजी क्षेत्र में देंगे या फिर निजी क्षेत्र में उसमें निवेश आकर्षित करेंगे, और निवेश आकर्षित करने से क्या होगा, वहां पे रोजगार के अवसर होंगे और राजस्व की प्राप्ति होगी। भाई वहां पे अगर कोई फैक्ट्री बनेगी, कोई भी प्लांट बनेगा, तो वहां के लोकल लोगों को क्या होगा, जॉब्स मिलेंगी। जॉब्स मिलेंगी अगर या तो डायरेक्ट वहां पे कोई प्लांट स्टेब्लिश हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता है तो अगर किसी को वहां पे लीज पे दिया जाता है या रेंट पे दिया जाता है, तो वहां से उनको क्या होगा, रेवेन्यू क्रिएट होगा। और जब रेवेन्यू क्रिएट होगा तो उस राजस्व का आप, अभी तक जो चीजें बेकार पड़ी हुई थी, उनका यूज नहीं था या लेस यूज थी बोले वो, तो उनका एक भरपूर यूज किया जाएगा और आर्थिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे को निर्माण करने में उस पैसे को खर्च किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका वर्क क्या रहेगा, किस संस्था के अंदर काम करेगा। इसकी फुल फॉर्म ये है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, है ना, और इसकी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके, ये आप सब इस स्लाइड से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन 10 से 11 मार्च को किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, देखिए क्या है ना कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयोजन होता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे एक तरीके से प्रतियोगिता होती है, और उसके बाद ये नेशनल लेवल पे। अब यहाँ से जो विनर होगा वो फिर हमारे जो लोकसभा के स्पीकर साहब हैं उनके सामने उन लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। तो एक अच्छा, युवाओं में हमारी संसद की गतिविधियां हैं, कैसे थोड़ा सा पॉलिटिकल रुझान हमारे युवाओं को हो, इसके लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। तो इसका ये तीसरा संस्करण है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का, जो 10 से 11 मार्च को नेशनल लेवल पर आयोजित किया गया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, ये है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किसने की है, हरियाणा सरकार ने की है। इसमें क्या होगा, एक जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कार्य करेंगी उनके लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार किसने किया है, खट्टर सरकार ने। खट्टर जी कहाँ के सीएम है, खट्टर जी हैं सीएम हरियाणा के। तो ये इमेजेस का यही है कि आपको थोड़ा सा इमेजेस ज्यादा दिन तक ध्यान में रहती हैं, तो उस इमेज की सहायता से आप लोग क्या कर सकें, मेमोराइज कर सके चीजों को। तो ये सुषमा स्वराज जी हैं। सुषमा स्वराज जी को आप जानते हैं, एक्सपायर हुई अभी 2020 में। सुषमा स्वराज जी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थी। 25 ईयर्स, जो बिल्कुल लीस्ट एज होती है, उस पर ये कैबिनेट मंत्री बनी सबसे पहली बार हरियाणा गवर्नमेंट में।
उसके बाद 1998 में ये सीएम भी रही दिल्ली की, और विदेश मंत्री रहने वाली दूसरी महिला। इनसे पहले कोई भी महिला विदेश मंत्री नहीं रही थी, सिर्फ इंदिरा गांधी जी रही थी। इंदिरा गांधी जी रही, और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री। तो सेकंड महिला थी विदेश मंत्री वाली, है ना। तो ये 2014 से, जो मोदी जी की फर्स्ट रिजीम था 2014 से 2019, उसमें ये विदेश मंत्री थी। तो ये सुषमा स्वराज पुरस्कार की स्थापना किसने की है? महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेंगी, जो महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए हरियाणा से। उसके बाद नेक्स्ट है W@W, वुमेन एट द वर्क। ये कार्यक्रम है, इंपॉर्टेंट है। ये किसने स्टार्ट किया है? ये कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें महिलाओं को रोजगार में योग्य कौशल निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। और अभी ये माना जा रहा है कि कर्नाटक में जो जितना भी वर्क फोर्स है आपका, एमएनसी वगैरह में जितना भी वर्क फोर्स है, वो 35% है। तो इसको उनको कितना 50% तक लेके जाना है। तो ये W@W, वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है आपका महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, जहां महिलाएं ही काम करेंगी, ऐसा औद्योगिक पार्क, ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ स्थापित किया गया है? ये हैदराबाद में। और आप जानते हैं हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिलाओं के स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया हैदराबाद के तेलंगाना में। और वर्क W@W, वुमेन एट दी वर्क। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। हम लोग देख लेते हैं 58वीं 58वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2000 उत्तर प्रदेश किस शहर में किया जाएगा? ये किया जा रहा नहीं है, किया जाएगा। एक्चुअल में भी क्या है कि ड्यू टू कोविड एंड यूपी के जो आपके लेजिस्लेटिव इलेक्शंस थे, विधानसभा के इलेक्शन रहे, ये होना था अभी फरवरी मार्च में ये होना था। तो अभी इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, पोस्टपोन किया गया है। अभी न्यू डेट आई नहीं। तो ये लेकिन होगा कानपुर में। इसका वेन्यू कहाँ है? कानपुर में। चूंकि यूपी से रिलेटेड है, तो उत्तर प्रदेश ये पूछा जा सकता है। ये 58वीं प्रतियोगिता है, और इसमें लगभग 184 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना। तो ये हुआ। नेक्स्ट हमारा वही लास्ट वाला सेक्शन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, उसके जो भी हमारे लेक्चर्स में होता है, उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ आपसे। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा। यूपीआई 123 पे क्या है? सेकंड है स्विफ्ट क्या है? इसकी आपको फुल फॉर्म और वन लाइन में लिखना है कि ये क्या है। उसके बाद इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन से पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स, ये मैं बता चुका हूं आपको। आपको सिर्फ मिशन का नाम लिखना है। सोलर प्रोटॉन इवेंट्स क्या होते हैं, अगर ये लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन से पहली बार सोलर प्रोटॉन का पता लगाया है? तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यूपीआई 123 पे क्या है, स्विफ्ट क्या है, और वो कौन सा अंतरिक्ष मिशन है जिसमें इसरो का, जिसने सोलर प्रोटॉन इवेंट्स को पता लगाया है। तो दोस्तों, ये था आपका करंट अफेयर। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं डॉक्टर मुकेश, और आप देख रहे थे हमारा करंट अफेयर्स हो। ये अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसको आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।